तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है थायराइड। थायराइड ग्लैंड, हम सब जानते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में कि आखिर ये थायराइड ग्लैंड है क्या। थायराइड ग्लैंड क्या काम करती है, कैसे काम करती है और कहाँ पे हम थायराइड ग्लैंड के काम को कम या ज्यादा करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड को शुरू से समझते हैं कि थायराइड ग्लैंड है क्या। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है तो वो है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी आपकी बेहतर काम करती रहे तो एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आपकी ना तो पिट्यूटरी अच्छे से काम करेगी, ना आपकी किडनी अच्छे से, ना आपका लिवर, ना लंग्स, ना ब्रेन, कुछ भी अच्छे से काम नहीं करेगा। सो सिंपल अगर मैं कहूं कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसके वजह से हमारे पूरे शरीर को बेहतर न्यूट्रिशन मिलता है, पूरे शरीर को बेहतर एनर्जी मिलती है जिससे हमारा शरीर सही तरीके से काम कर पाता है। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सो थायराइड ग्लैंड जो है वो बेहतर हमारी बॉडी को कैसे रखता है, ये सारी चीज जानने की। सो थायराइड ग्लैंड को हम पहले समझते हैं कि इसके मेन मेन फंक्शंस क्या है। तो पहला फंक्शन जो थायराइड ग्लैंड का है वो ये है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को पूरा कराना। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हुआ कि आपने जो भी खाना खाया, लाइक आपने एक चिप्स का टुकड़ा खाया, उस चिप्स के टुकड़े में जो भी कार्बोहाइड्रेट था, जो प्रोटीन था, फैट था, मिनरल्स थे या कुछ भी जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, वो सारी चीजें आपके शरीर में जाएं और शरीर में जाने के बाद वो उपयोग होके कैलोरी में बदल जाए। लाइक अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो 4 कैलोरीज मिलनी चाहिए, 1 ग्राम प्रोटीन खाया तो 4 कैलोरीज मिलनी चाहिए, 1 ग्राम फैट खाया तो 9 कैलोरीज मिलनी चाहिए। सो ये जो कैलोरी का साइंस है, यही है असल में हमारे थायराइड ग्लैंड का फंक्शन। अगर थायराइड ग्लैंड सही से काम करेगा तो आपके शरीर को ऊर्जा की कमी कभी नहीं होने वाली। ऊर्जा की कमी इन द सेंस, कभी भी आपको आलस नहीं आएगा, कभी आपको थकान नहीं लगेगी, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा यार आज तो थोड़ा सो लेते हैं, आज तो संडे है, अरे आज तो बॉडी पूरी अकड़ी हुई है, स्टिफनेस है, पेन है, डिस्कम्फर्ट है। कुछ भी ऐसी कोई भी परिस्थिति आपके साथ नहीं आएगी। न तो आपको ज्यादा नींद आएगी, ना आपको कम नींद आएगी, ना आप थके हुए होंगे, ना आप बहुत ओवर एनर्जेटिक होंगे विवेक बिंद्रा टाइप कि शादी होने के बाद तुरंत अपनी वाइफ को मारना चालू कर दे। सॉरी, ये थोड़ा सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी में आपके एनर्जी सिस्टम को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे या बहुत लो एनर्जी के होंगे, ये पूरी तरह से बेस्ड है आपके थायराइड ग्लैंड। तो जब आपका थायराइड ग्लैंड अपना सारा काम ईमानदारी से करेगा, जब आपका थायराइड ग्लैंड अपना सारा काम ईमानदारी से करेगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में टेम्परेचर अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से उपयोग में आएंगे और आप एक्टिव एनर्जेटिक रहेंगे। जब एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे तो उसको सिंपल शब्दों में अगर समझें तो आपकी बॉडी में ना कहीं कुछ हाइपर एक्टिविटी होगी, ना कहीं कुछ स्लो डाउन होगा। तो सिंपली ना आप मोटे होंगे, ना आप पतले होंगे, ना आप आलसी होंगे, ना बहुत एक्टिव हो जाएंगे। ठीक। इसके अलावा और क्या होगा, मोटा पतला तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई। आपका कोई भी ऑर्गन ना कमजोर होगा, ना बहुत मोटू तंदुरुस्त हो जाएगा कि वो बाकी सारे ऑर्गनों पे राज करे। ठीक। तो जब आपके सारे ऑर्गन सही तरीके से काम करेंगे तो आपका जीवन बेहतर चलता रहेगा, आप मजे में जियोगे। है ऐसे स्विच ऑफ, नींद आ गई,
स्विच ऑन, नींद खत्म। सिर्फ नींद ही नहीं, हर तरह की एनर्जी आपकी बेहतर हो जाएगी अगर आपका थायराइड ग्लैंड बेहतर तरीके से काम करे। तो अब बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड बेहतर तरीके से काम क्यों नहीं करता, और कौन सी दो बीमारियां हैं जो बड़ी पॉपुलर हो रही हैं इस समय, कि लोग थायराइड की मेडिसिन खाने के लिए विवश हो रहे हैं। आपने सुना होगा ना, एक बार लोग थायरॉक्सिन खाना चालू कर देते तो फिर ये लाइफ टाइम बंद नहीं होती, डॉक्टर्स कहते हैं खाते रहो कोई दिक्कत नहीं, हॉर्मोन्स तो है। सो ये आखिर ये थायरॉक्सिन की मेडिसिन क्या भूत है, या ये थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम आई कहाँ से? जब प्रॉब्लम आई कहाँ से समझ में आएगी, तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है ये समझ पाएंगे। और दूसरी चीज, ये थायरॉक्सिन की मेडिसिन क्या हुई। सो सिंपली हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो दो तरह के हॉर्मोन्स बनाता है। कौन कौन से दो तरह के हॉर्मोन्स बनाता है? एक T3, दूसरा T4। T3 और T4 ये दोनों ही थायरॉक्सिन है, सिर्फ दोनों की शरीर में अलग अलग जरूरत है, इसीलिए T3 T4 अलग अलग नाम दे दिए। अब ये T3 और T4 बनते किस बेसिस पे हैं? ऐसा करता हूँ, प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। ऐप उतार दिया इसने। हाँ हाँ, सो ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये T3 T4 दो तरह के हॉर्मोन्स बनाता है, और ये दोनों ही हॉर्मोन्स थायरॉक्सिन है, सिर्फ उनके फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड में जो ये T3 T4 को स्टोर करने वाली सेल्स हैं, उनके साथ कुछ और अलग तरह की सेल्स हैं जो एक और हार्मोन बनाती हैं जिसका नाम है कैल्स्टोनिन। तो ये सारे हार्मोन तब बनेंगे जब आपका थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से हेल्दी हो, है ना। जब आपका थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से हेल्दी होगा तो T3 T4 ये दो हॉर्मोन्स आएंगे और कैल्स्टोनिन हार्मोन बेहतर होगा। अब ये T3 T4 या कैल्स्टोनिन, T3 T4 तो आपने समझ लिया कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये इनके अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से या इनके अलग अलग बाइंडिंग के हिसाब से हमने T3 T4 कर दिया। कैल्स्टोनिन क्या है? सो कैल्स्टोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट करता है। आप वो कैल्शियम की दवाइयां खाते हो ना, तो कैल्शियम की दवाइयां आप कितनी भी खा लो, अगर ये कैल्स्टोनिन ठीक नहीं है तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा कभी भी संतुलित नहीं रहेगी, बैलेंस्ड नहीं रहेगी आपकी बॉडी में। सो ये बैलेंस जो कैल्शियम का लेवल है आपकी बॉडी में, वो कैल्स्टोनिन करता है। आप कम खाना खा रहे हो, उससे भी कैल्शियम चुरा के लाएगा। आप ज्यादा कैल्शियम खा रहे हो, सो उससे भी उतना ही कैल्शियम चुराएगा जितने की जरूरत है। तो कैल्शियम की टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में नहीं होने देगा कैल्स्टोनिन। ठीक। तो जो आजकल एक नया विज्ञापन देखने को मिलता है ना, कि 30 के पार अब फीमेल्स को कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, विटामिन डी लेने चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए हैं। अगर आपकी बॉडी में कैल्स्टोनिन सही तरीके से फंक्शन कर रहा है, सही तरीके से रिलीज हो रहा है, तो कैल्शियम की जो कमी है या अधिकता है, दोनों आपके साथ में रहेगी। ठीक। तो कैल्स्टोनिन को हम अलग से देखेंगे, अभी हम फोकस करते हैं T3 T4 पे। तो ये T3 T4 ऐसे हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड में बनते हैं, और एक बार बन के ना, ये जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, कि मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी आती है और बहुत सारा शहद बना के रख देती है, फिर टाइम टू टाइम उसको यूज करती रहती है। उसी तरीके से हमारे थायराइड ग्लैंड में ये T3 T4 बन के स्टोर हो जाते हैं, और जरूरत पड़ने के हिसाब से ये यूज होते रहते हैं। तो इनका जो बनने का प्रोसेस है ये हर रोज का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मेरी बॉडी में थायरॉक्सिन बन गया और फिर कल नया बनेगा। ये थायरॉक्सिन जो है
ये एक बार बन गया तो थोड़े लंबे समय तक चलेगा। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी शहद बनाती है और फिर उस शहद को लंबे समय तक यूज करती है, अगर हमारे जैसा कोई राक्षस जाके चुरा न ले तो अब हमारे थायराइड ग्लैंड में ये जो थायरॉक्सिन बनने का प्रोसेस है, ये बेस्ड होता है हाइपोथैलेमस से। अब हाइपोथैलेमस अगेन एक दूसरा ग्लैंड है जो पिट्यूटरी पे बेस्ड है। अगर पिट्यूटरी किसी कारणवश आपकी सही फंक्शन नहीं करेगी तो आपके हाइपोथैलेमस से TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन नाम का हार्मोन नहीं बनेगा। तो जब TRH आपकी हाइपोथैलेमस से नहीं बनेगा तो क्या होगा, पिट्यूटरी जो TSH रिलीज करती है वो नहीं करेगी। आप लोग जब थायराइड ग्लैंड का टेस्ट देखते हो ना, वो T3, T4, TSH, यही तीन तीन टेस्ट देखने को मिलते हैं। अक्सर TSH की रेंज जो है वो ऊपर नीचे होती है। TSH कम हुआ तो हाइपोथायरॉक्सिन, और अगर ये TSH ज्यादा हुआ तो हाइपर। सो TSH कम होना या TSH ज्यादा होना पूरी तरह से बेस्ड है आपके TRH पे। TRH अगर सही से नहीं आएगा तो TSH कम हो जाएगा, TRH ज्यादा आ जाएगा तो TSH ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ज्यादा हो गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, और अगर TSH कम हो गया तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। मतलब कम हुआ तो आप पतले हो जाओगे, ज्यादा हुआ तो आप बहुत दुबले पतले हो जाओगे। तो ये सारी कहानी जो है वो हाइपोथैलेमस की है, क्योंकि जो TSH हार्मोन है, देखिए आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। सो जो सारी कहानी है वो TSH की है। अब ये TSH ऐसा हार्मोन है जो ऊपर वाले को पता था कि हम नीचे जाएंगे तो बड़ी बदतमीजी करने वाले हैं TSH के साथ। तो TSH को मेंटेन करने के लिए ऊपर वाले ने हमको दो ऑप्शन दे दिए कि एक जगह से नहीं, दो जगह से रिलीज कराएंगे। पैराथायराइड ग्लैंड से भी हम TSH लाते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और हम पिट्यूटरी से भी लेके आते हैं TSH। तो जब दो जगह से हमारे पास TSH आ रहा है तो इतनी जल्दी तो TSH की कमी नहीं होनी चाहिए, राइट। लेकिन हम जब उन दोनों रास्तों को खराब कर देते हैं तो जाके प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब जब दोनों रास्तों को हमने खराब कर दिया, इन द सेंस कैसे खराब किया हमने दोनों रास्तों को? पहला रास्ता तो हमने खराब किया पिट्यूटरी वाला। जब पिट्यूटरी वाले रास्ते से हमने खराब कर दिया तो हमको TSH ऊपर से नहीं आएगा। जब ऊपर से नहीं आएगा तो हमको नीचे ही बनाना होगा। फिर नीचे बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जब नीचे आकाश, अगर आप बुरा ना माने तो हम लास्ट में ले लें क्वेश्चन आंसर्स जी। सो जो TSH है आपका, वो जब आपके थायराइड ग्लैंड से नहीं मिला तो आपको थायरॉक्सिन बनाने में दिक्कत आने, और अगर ये ज्यादा आ गया तो ज्यादा थायरॉक्सिन बनने लगा। दोनों ही चीज आपके लिए अच्छी नहीं थी। तो अब सिंपली ये समझते हैं कि आखिर ये TRH या TSH पिट्यूटरी क्यों नहीं बना रही है, या हाइपोथैलेमस क्यों नहीं बना रही। इसका बड़ा सरल सा कारण, जब आपकी बॉडी में क्रेनियल प्रेशर लगातार बढ़ता रहेगा, ठीक, जब आपकी बॉडी में लगातार क्रेनियल प्रेशर बढ़ता रहेगा, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या जिनके लिए ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट हो रही है, थोड़ा टफ हो रहा है, तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। धीरे धीरे 2 4 10 सेशंस पे जब आप कंटिन्यू करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि ये हम बहुत बेसिक से नहीं चल रहे हैं, ये हम बीच बीच में डिजीजेस ले रहे हैं। पर हमारे जो पेड कोर्सेज है वो पूरे सिलसिलेवार चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं पेड कोर्सेज के लिए ही सिर्फ आपको कह रहा हूँ, अगर आप फ्री कोर्सेज में भी आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको धीरे 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 चीजें समझ में आने लगेगी। यार मुझे सफाई करनी है वहां पे। तो जो आपकी बॉडी में क्रेनियल प्रेशर है वो जब बढ़ेगा
तो क्या होगा कि एक अनवांटेड स्ट्रेन लेके आएगा आपकी पिट्यूटरी पे। इस अनवांटेड स्ट्रेन की वजह से आपकी पिट्यूटरी, आपके हाइपोथैलेमस को वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देगी जो TRH रिलीज करने के लिए चाहिए बॉडी। तो जब ये पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आएगा TRH रिलीज करने के लिए, तो TRH नहीं आएगा तो TSH नहीं बनेगा, और जब TSH नहीं बनेगा तो फिर थायरॉक्सिन की या तो कमी होगी, अगर ज्यादा बन जाएगा तो अधिकता हो जाएगी, और दोनों ही कंडीशंस क्या होंगी, डिजीज कंडीशंस हो जाएंगी। तो ये जो क्रेनियल प्रेशर है, ये समझने की चीज है कि ये क्रेनियल प्रेशर है क्या, क्यों बढ़ता है, और कैसे कम हो सकता है। तो क्रेनियल प्रेशर को समझने से पहले आपको ब्रेन समझना होगा। हमारा जो ब्रेन है ये खोखली खोपड़ी है। आपने देखा ना वो तंत्र मंत्र वाले खोपड़ी लेके चलते हैं जो, तो ये खोखली खोपड़ी है, अंदर इसके जगह है। इसके बीच में बहुत सारे ब्रेन के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। रिसेप्टर्स इन द सेंस, आप उसको स्विच समझ लीजिए कि जैसे बिजली का स्विच ऑन किया तो लाइट जल गई, ऑफ कर दिया तो लाइट बंद हो गई। इसी तरीके से हमारी बॉडी को चलाने के लिए आपके ब्रेन में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं। जैसे एक स्विच दबी तो आपने यूरिन बाहर निकाल दिया, और एक स्विच बंद हो गई तो यूरिन बाहर निकलना बंद हो गया। या आपने सांस ली, सांस छोड़ी, ये भी एक स्विच कर रहा है आपका। ये आपकी पिट्यूटरी से कनेक्टेड नहीं है, ये आपका ब्रेन का फंक्शन है जो आपके पॉन्स और मेडुला से मतलब ऑपरेटेड है, जो आपका सांस लेना और छोड़ना रेगुलेट करना। इसी तरीके से आपकी हार्ट बीट जो है, कुछ भी कोई भी फंक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है, आपको HCl का सिक्रीशन हो रहा है, आपके इंटेस्टाइन का मूवमेंट हो रहा है, आपको स्टूल पास हो रहा है, सब कुछ जो भी आपकी बॉडी में हो रहा है, सब कुछ आपका ब्रेन कर रहा है। और ब्रेन कर कैसे रहा है, ब्रेन के पास दो रास्ते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रास्ता है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का रास्ता है। इस पे कभी हम और बात करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। आज बस हम इतना समझना चाहते हैं कि ये क्रेनियल प्रेशर भला क्या है। तो वो जो सारे रिसेप्टर्स हैं, जो सारे स्विचेस लगे हैं, उनके बीच में जो खाली जगह है, उस खाली जगह पे कुछ अननेसेसरी चीजें ना आ जाए, कोई अनवांटेड ग्रोथ ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये CSF फ्लूइड जो होता है, ये आपके दिमाग में, स्कल में और आपकी स्पाइन पे भरा होता है। आप जब देखते हो ना किसी को सर्जरी के लिए, अगर उसको एनेस्थीसिया देना है, ट्रैंक्विलाइज करना है, बेहोश करना है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन डालते हैं। उस इंजेक्शन से क्या होता है, धीरे धीरे उसके सारे सेंसर्स काम करना बंद कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है, और फिर उसके बाद आराम से उसकी बॉडी को हम काट पीट लेते हैं। तो ये जो एनेस्थीसिया देते हैं, वो बेसिकली उस फ्लूइड में हम कुछ ऐसी ट्रैंक्विलाइजिंग मेडिसिन डालते हैं जो आपके सारे सेंसर्स को थोड़ी देर के लिए ट्रैंक्विलाइज करते हैं। अब यही चीज जो ट्रैंक्विलाइज करने का प्रोसेस था, यही चीज जो है एक प्रेशर मेंटेन करके आपके स्पाइन पे और आपके स्कल पे आपके पूरे नर्वस सिस्टम को काम कराता है। जो पूरा नर्वस सिस्टम आपका ढंग से काम करेगा, तो आपकी बॉडी में कहीं पे भी हाइपर एक्टिविटी नहीं होगी, कहीं पे भी कोई चीज स्लो नहीं होगी। लेकिन जब आप बहुत गुस्सा करोगे, बहुत चिंता करोगे, बहुत शोर शराबे में रहोगे, या आपका शरीर बहुत थका हुआ रहेगा, तो आपके जो स्कल की लेयर है ना, उस पे एक हार्मोन की लेयर बनती जाती है जिसको बोलते हैं कार्टिसोल। अब ये कार्टिसोल की जरूरत क्यों होती है हमको, ये भी बहुत जरूरी है समझना आपको। हमारी बॉडी को कार्टिसोल एक तरह का गिफ्ट है। कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन नहीं है, ये गिफ्ट है। कैसे गिफ्ट है कि आज मुझे खाना नहीं मिला, आज मेरे पास ताकत नहीं है पूरे सिस्टम को चलाने का, तो ये कार्टिसोल्स क्या करेंगे, सिस्टम को चलाने में मेरी मदद कर देंगे। जैसे कार्टिसोल्स हमारे फ्रेंड हुए। कैसे फ्रेंड हुए कि भाई मेरे को अपने घर में कोई सामान लाना था जो बहुत हैवी है, मुझसे अकेले नहीं आ रहा है, तो मेरा एक फ्रेंड और उस पर हाथ लगा लिया और हमने लाके आराम से रख दिया।
तो ठीक इसी तरीके से ये जो कार्टिसोल्स होते हैं, इनका भी काम कर, ये आपके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारा शरीर इतना आलसी शरीर है कि ये कार्टिसोल का आदती हो जाता है। तो जब कार्टिसोल का आदती होगा तो क्या करेगा, अपना एनर्जी मैकेनिज्म स्लो डाउन कर देगा। तो मेरे शरीर में हमेशा इतनी ताकत नहीं रहेगी कि मैं अपने शरीर की सारी जरूरतें पूरी कर पाऊं, तो मैं कार्टिसोल की मदद लेने लगूंगा। अब जब ये कार्टिसोल की मदद ज्यादा होने लगेगी, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं किसी दोस्त को रोज परेशान करूं कि भाई मेरी मम्मी ने ये मंगाया, मेरे पापा ने ये मंगाया, चल ये कर देते चलो, तो एक दिन तो फ्रस्ट्रेट होगा। और जब वो फ्रस्ट्रेट होने लगेगा तो क्या करेगा, दूसरे तरीके से मुझे टॉर्चर करेगा, जिससे मैं उसकी मदद लेना कम कर दूं। तो जो मदद लेना कम करने के लिए है, वो क्या करेगा, आपके दिमाग में एक दबाव बना देगा, एक स्ट्रेस क्रिएट करेगा, जो आपके ब्रेन को गड़बड़ कर देगा। फिर आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा। और यही है क्रेनियल प्रेशर बढ़ना। तो जितना आप अपनी ऊर्जाओं को बचा के रखेंगे, जितना दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, उतना आपका क्रेनियल प्रेशर बिगड़ेगा। और सरल शब्दों में समझे तो जितना आप कम मेहनत करेंगे, जितना आप अपने शरीर को ज्यादा आराम देंगे, दिमाग को ज्यादा काम देंगे, दोनों के बीच का रिश्ता खराब करेंगे, उतनी ज्यादा आपको कार्टिसोल की जरूरत पड़ेगी। और अभी हम क्या कर रहे हैं, दिमाग को ज्यादा, शरीर को कम, दिमाग को ज्यादा, शरीर को कम, यही काम करने का तरीका होता जा रहा है हमारा। स्पेशली अर्बन फेज पे जो लोग हैं, सभी का यही आदत हो गई है। कुछ महानुभाव ऐसे निकल के आते हैं जो बोलते हैं मैं तो जिम जाता हूँ, 1 घंटे पूरा वर्कआउट करके आता हूँ। कुछ ऐसे होते नहीं, मैं तो योगा क्लास करता हूँ, मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ, है, पसीने निकाल देता हूँ। भैया 1 घंटे काम करना ये जीवन का आधार नहीं था। जीवन का आधार था कि शरीर और दिमाग को एक बराबर काम कराना। आप दिमाग का काम तो करा रहे हो 20 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा, और शरीर का काम करा रहे हो 1 घंटा। तो क्या होगा, एक बहुत तेज चलने लगेगा, एक थोड़ा स्लो हो जाएगा। और जब इनके बीच की जो स्पीड है वो मैच नहीं करेगी, तो क्रेनियल प्रेशर डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगा। सो पूरी कहानी ये जो अभी तक की थायराइड की थी, वो यही था, ब्रेन और बॉडी का बैलेंस। अगर ब्रेन और बॉडी की स्पीड एक जैसी हो जाए, दिमाग आपका 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और शरीर आपका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो कहां से बात बनेगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, शरीर को थोड़ा बूस्ट करना पड़ेगा। जब दोनों एक लेवल पे आने लगे, चीजें इंप्रूव होने लगेंगी, मतलब कार्टिसोल का कम यूज होगा, आपका क्रेनियल प्रेशर कम होगा, और फिर से आपकी बॉडी टीआरएच रिलीज करने लगेगी। और जब टीआरएच रिलीज करेगी तो टीएसएच आएगा, टीएसएच आएगा तो फिर आपका थायरॉक्सिन जिंदा हो जाएगा। लेकिन अभी मॉडर्न मेडिसिन में क्या करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन में हम बोलते हैं अरे क्या जरूरत है इतना सब कुछ चिंता करने की, लो एक थायरॉक्सिन की टैबलेट खाओ, काम खत्म। तो फिर क्या है, आप दिमाग को कितना भी परेशान करते रहो, कितना भी कार्टिसोल यूज करते रहो, एक थायरॉक्सिन की टैबलेट खाओ, चलते रहो। कुछ दिनों बाद दिमाग उसका आदती हो जाएगा तो फिर डोज बढ़ा देना है, फिर कुछ दिनों बाद थोड़ा और डोज बढ़ा देना। तो ये डोज बढ़ाने का जो खेल है, ये कभी भी दिमाग को शरीर से मिलने नहीं देगा, एक साथ होने नहीं देगा। और जब दिमाग शरीर से एक साथ नहीं आएगा, तो अभी तो सिर्फ थायराइड दिक्कत कर रहा था, बाद में और बहुत सारे ऑर्गन दिक्कत करने लगेंगे। तो आपको अपने दिमाग को अपने शरीर के साथ जोड़ना ही थायराइड की बीमारी को रिवर्स करना है। अब यहाँ पे ज्यादातर हम योगा टीचर्स फ्रेंड जो हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग कि हम सर्वांगासन कर लें, मत्स्यासन कर लें, उज्जाई कर लें, है ना। पर मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि सारे आसन बेकार है थायराइड में।
ये सारे आसन बेकार हैं थायराइड ग्लैंड के लिए। भाई उज्जाई करेंगे आप तो पैराथायराइड लोब्स को स्टिमुलेट करेंगे, टीएसएच तो आ गया है ना, लेकिन टीएसएच बिना टीआरएच के किसी मतलब का नहीं हुआ। तो आप जितनी बार उज्जाई करोगे थोड़ी देर के लिए आपके ब्लड में थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन रोज उज्जाई करोगे 5 मिनट और आप सोचोगे पूरे 24 घंटे के लिए आपको थायरॉक्सिन मिल जाए, ये तो असंभव होगा। और 5 मिनट भी कितने लोग हैं जो उज्जाई कर पाएंगे। तो उज्जाई भी जो है हमारा वो बहुत लंबे समय पे इफेक्टिव नहीं है। हाँ, उज्जाई करने से क्या होगा कि हमारे मेडिसिन की डोज थोड़ी कम हो जाएगी, हमारे ब्लड में थोड़ा जो टीएसएच है उसका लेवल इंप्रूव हो जाएगा। तो उज्जाई ऐसे फायदा करेगी। फिर अगर आप मत्स्य आसन करते हो या आप सर्वांग आसन करते हो या कोई ऐसा आसन करते हो तो ये आसन तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि मत्स्य आसन अगर आप कर रहे हो तो आप चेस्ट को ओपन कर रहे हो, आप अपने बॉडी में गैसेस एक्सचेंज प्रमोट करोगे, है पल्मोनरी सर्कुलेशन इंप्रूव करोगे। तो जब आप पल्मोनरी सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहे हो तो क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन इंप्रूव होने से आपकी बॉडी लंग्स को बेहतर करेगी, ज्यादा से ज्यादा एयर स्टोर करेगी। भैया एयर स्टोर करने का फायदा तब है जब एयर को यूज कर पाए, है। दिन भर आप बैठ के प्राणायाम करते रहिए, है, उसका क्या फायदा होगा जब तक वो ऑक्सीजन यूज नहीं करेगी बॉडी, क्योंकि ऑक्सीजन को यूज करने के लिए तो थायरॉक्सिन चाहिए ना। हम चाहे जितनी हवा अपने लंग्स में ले जाएं, जब तक वो एयर यूज नहीं होगी, हमारे सेल्स उससे मेटाबलाइज नहीं कर पाएंगे, कोई फायदे की चीज नहीं है वो। तो इसलिए जब आप चेस्ट ओपन करते हो वो भी कोई फायदे की चीज नहीं हुई, सर्वांग आसन करते हो वो भी कोई फायदे की चीज नहीं हुई। तो आइडली फायदे की चीज क्या होगी, फायदे की चीज तो ये होगी कि आप अपने हाइपोथैलेमस को इन्फ्लुएंस करो, पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करो, जो टीआरएच को रिलीज कराए टीएसएच के लिए, और ऐसा इन्फ्लुएंस करो कि ये परमानेंट रहे। ठीक। तो जब आप हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे काम करोगे तो टीआरएच आने लगेगा, टीएसएच आने लगेगा। अब अगर आप अपने थायराइड ग्लैंड पे काम करते हो तो आपको कुछ मजेदार मिल सकता है। क्या मजेदार मिलेगा आपको, ये ये है आपके थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई। तो जब आप थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करोगे तो आपका थायराइड ग्लैंड मजबूत हो जाएगा। तब जो टीआरएच उसके पास आया, जो टीएसएच आया, उसका पूरा यूज कर पाएगा। तो इस परिस्थिति में वो सारे आसन फायदेमंद होंगे जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ओर ब्लड फ्लो लेके जा रहे हैं, जो जुगुलर आर्टरी की ओर ब्लड फ्लो लेके जा, वो सारे आसन फायदेमंद होंगे जो आपका एक्सिलरी आर्टरीज को ब्लड फ्लो डिक्रीज करने को लिए कह रहे हैं। तो जितना आप एक्सिलरी आर्टरीज से ब्लड फ्लो डिक्रीज करोगे उतना आपकी पिट्यूटरी मजबूत हो जाएगी। सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन और पिट्यूटरी का सिक्रीशन ऑलमोस्ट इन्हीं चार चार आर्टरीज से होकर निकलेगा। इसमें भी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है अच्छा आपकी, वो कहाँ से होकर निकलेगी, क्या है अच्छा बोल चुके हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी तो सीधे ऑर्टा से आ रही है आपके। तो क्या करोगे आप, जब कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे ब्लड फ्लो बढ़ाओगे तो चीजें अपने आप बदलने लगेंगी, कुछ झंझट नहीं करना आपको। कितना सरल हो गया, थायराइड ग्लैंड का मैनेजमेंट तो बड़ा आसान हो गया फिर तो। लेकिन समझने की दिक्कत क्या थी कि हमें ये समझना है कि ये सारी चीजें होंगी कैसे।
अब ये तो मैंने बता दिया और बड़ा आसान भी लगने लगा कि अरे यार ये तो बस इतना ही सा था। एक्सिलरी आर्टरी के ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा डिक्रीज कर दो और कॉमन कैरोटिड आर्टरी के ब्लड फ्लो को थोड़ा इंप्रूव कर दो, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड दोनों को फायदा हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, इससे भी आसान है। ये ये एक्सिलरी आर्टरीज कहाँ से हैं? जो लोग पुराने हैं वो तो रिलेट कर पा रहे हो, जो लोग नए हैं वो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। एक्सिलरी आर्टरीज दोनों हमारे हाथों की ओर गई, राइट? हाथों कैसे नीचे गिरा दिया। अब एक ऑर्टा से डायरेक्ट जा रही है, बाकी दोनों एक्सिलरी आर्टरीज से दो जा रही हैं, और एक और जा रही है। चार चार सप्लाईज है। दोनों हाथ नीचे करके, पीठ सीधी करके, गर्दन सीधी करके बैठ गया। अब क्या होगा, मेरे ब्रेन को ऑप्टिमम ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा। इसीलिए तो सारे योगा टीचर कहते हैं कि पीठ सीधी करके बैठिए। पीठ सीधी करके बैठे तो थायराइड ग्लैंड बेहतर होने लगा। तो क्यों तोड़ना मरोड़ना। बस शुरुआत में कोई पीठ सीधी नहीं कर पा रहा तो पीछे टेक लगा दीजिए, टिक के बैठ जाओ भैया, गर्दन सीधी करके। जब थोड़े और बेहतर हो जाओ तो और सीधा करके बैठ जाओ। अब आपको लग रहा है कि यार बस सीधा करके बैठा देंगे तो कोई पैसे नहीं देगा, तो और दूसरे तरीके से उसकी गर्दन सीधी कर लो। है, समस्थिति में गर्दन लाओ, ताड़ासन में खींच दो उसको। समस्थिति में गर्दन लाओ, पर्वतासन में बना दो उसको। समस्थिति में गर्दन लाओ, शशांकासन में ले जाओ उसको। तो जहां पे भी आप अपनी दोनों एक्सिलरी आर्टरीज का ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज कर देंगे, वहां आपको आपकी स्कल की ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती दिख जाएगी। है ना, कितना आसान सा। लेकिन इतना आसान नहीं है। ये तो सिर्फ एक पहलू है थायराइड ग्लैंड को और पिट्यूटरी को मजबूत करने का। अब दूसरी जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपके एनर्जी कंजप्शन को रेगुलेट करना। नहीं तो क्या होगा कि आप मिनिमम डोज पे अटके रहोगे। मेडिसिन छोड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपका एनर्जी कंजप्शन रेगुलेट करना। लाइक आज मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं इतनी ही मेहनत लगातार पूरे महीने करूंगा, तो क्या होगा, मेरे शरीर का जो थायराइड यूज है, जो थायरॉक्सिन का यूज है, वो एक समान हो जाएगा पूरे महीने के लिए। और फिर मैं अपने ऑर्गन्स को इतना मजबूत कर दूं कि वो एक महीने की नीड पूरी कर सके। नेक्स्ट मंथ जब मैं फिर इसी को रिपीट करूंगा तो इतनी नीड तो मेरी पूरी हो गई। अब मैं ग्रेजुअली बॉडी को फोर्स कर पाऊंगा कि भाई थोड़ा और दे दे, भाई थोड़ा और दे दे, थोड़ा और दे दे। तो अगर मैं 2 से 3 महीने तक अपने शरीर को इस आइडियल मेथड से ट्रेन करूंगा तो हो गई मेरे थायरॉक्सिन की नीड पूरी, दवाई की जरूरत खत्म। क्लियर? चलिए, तो अब आपके थोड़े क्वेश्चन आंसर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि काफी सारे चेहरे कंफ्यूज हो गए। तो प्लीज अपनी अपनी स्क्रीन ऑन कर लीजिए और आपके जो भी डाउट्स हैं उस पर हम बात करते हैं। बीच में कुछ हाथ भी खड़े हुए थे, किसी को कुछ डाउट नहीं, सब देख। जी साक्षी बोले। सर मेरी एक क्लाइंट है, उसको थायराइड था और उसको हीमोग्लोबिन मतलब उसका आयरन लेवल भी बहुत डाउन रहता है। उसको डॉक्टर ने 120 mg की मेडिसिन दी हुई थी, पर ऑलमोस्ट 1 ईयर से उसका मतलब थायराइड नॉर्मल आ रहा है, पर फिर भी डॉक्टर ना उसको डोज कम करने के लिए कह रही है। तो आई सजेस्ट कि अभी आप 50 mg का टेबलेट करके देखो एटलीस्ट अ मंथ, देन चेक योर थायराइड। अगर फिर भी रहता है तो मतलब मेरे को यही पूछना था कि मैंने सही किया कि नहीं किया। और आयरन के लिए मैंने उसको लोहा सब भी सजेस्ट किया है सर। तो देखिए ऑनेस्टली साक्षी, डॉक्टर ने दवाई इसीलिए कम नहीं की क्योंकि अभी जो उसका थायराइड का लेवल आ रहा है, जो T3 T4 का लेवल है, जो TSH का लेवल है, वो बेस्ड है पूरी तरह से मेडिसिन पे। मतलब मेरी जो पर डे की नीड है
वो मेरी दवाई की वजह से पूरी हो जा रही है, इसीलिए ब्लड टेस्ट बराबर बता रहा है। ठीक। अब जब मैं दवाई कम कर दूंगा तो मेरी नीड की जो जरूरत होगी वो एडिशनली बॉडी को बनानी होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारे थायराइड ग्लैंड को और पिट्यूटरी को मजबूत होना होगा। तो जब थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी को हमने मजबूत ही नहीं किया तो हम दवाई कम किस बेसिस पे करेंगे? सर आफ्टर योगा उसका वो नॉर्मल आ रहा है रिपोर्ट, जब से उसने योगा करना शुरू किया है तब अच्छा, से। उसके तो पहले नहीं था? उसके पहले नहीं था सर, इसीलिए मैंने उसको वो डोज कम करने के लिए बोला है कि रेगुलरली शी इज तो डूइंग। साक्षी, अगर आपने वो डोज कम करने को बोला है तो लगातार 1 महीने तक सेम इंटेंसिटी पे रखिएगा। ठीक। तो जब आपकी इंटेंसिटी सेम होगी मतलब बॉडी की नीड सिमिलर होगी। जो बॉडी की नीड सिमिलर होगी तो फिर नेक्स्ट मंथ हम रिव्यू कर सकते हैं उस मेडिसिन को कि हाँ 50 mcg पे भी हमको सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। अगर सिमिलर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो अगेन नेक्स्ट मंथ हम इसको कंटिन्यू करके मेडिसिन की डोज और घटाएं। हाँ क्योंकि सर, यही पूछना था कि मतलब मैंने उसको डोज कम कराया तो इज इट ओके। मैंने उसको ये बिल्कुल, बोला कि 1 महीने के लिए आप कम करो, फिर आप टेस्ट कराओ, अगर नॉर्मल आ रहा है देन फिर धीरे धीरे और डिक्रीज करेंगे। ये आइडियल तरीका है किसी की भी मेडिसिन कम करने का, बंद करने। ठीक है जी। कुलदीप कैसे हैं? बढ़िया सर, नमस्ते। बताएं। सर आपने बोला कि वो एक्सिलरी आर्टरी में ब्लड फ्लो कम करने के लिए दोनों हाथ नीचे होना चाहिए। राइट। और फिर आपने बोला कि वो ताड़ासन अगर करवाएंगे या फिर पर्वतासन में उनको होल्ड करवाएंगे गर्दन को समस्थिति में रख के, तो इनमें भी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा सर? नहीं 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 कुलदीप, देखिए बढ़ेगा नहीं, कैसे नहीं बढ़ेगा वो भी बता देता हूँ मैं। देखिए क्या हुआ, जब मैंने ताड़ासन खींचा, ये ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक लॉक जनरेट किया। खींचेंगे जब आप ताड़ासन में तो आप देखेंगे कि आपकी मांसपेशियां खिंच गई। तो जो मांसपेशियां खिंच जाएंगी, मतलब ऐसे समझो कि आप एक जंक्शन से 4 पाइपलाइंस निकाली है, 2 पाइपलाइंस ऊंची है और 2 नीची है, तो पानी नीचे वाले में ज्यादा जाएगा या ऊंचे वाले में? मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं डायग्राम पे ले चलता हूँ, मुझे लगता है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। ये देखिए कुलदीप, ये आपको बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पे आर्च ऑफ ऑर्टा दिख रहा है आपको? मैं अभी इसको नीचे ही ले चलता हूँ। ये देखिए, ये आर्च ऑफ ऑर्टा जो है, ये आपका वो जंक्शन है जहां से ब्लड पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, ऑर्टा। अब ऑर्टा से ये एक हाथ के लिए गई एक्सिलरी आर्टरी, ये दूसरे हाथ के लिए गई। ठीक। एक ये देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जो सीधे ऑर्टा से कनेक्टेड है। राइट। बाकी ये सारी आर्टरीज, ये वर्टेब्रल आर्टरीज जो जा रही हैं, ये आपकी जो सारी आर्टरीज जा रही हैं, ये कहाँ से कनेक्टेड है? आपके एक्सिलरी। एक्सिलरी आर्टरीज से। राइट। तो जब एक्सिलरी आर्टरीज पे मैं इस तरफ कहीं स्ट्रेन लगाऊंगा, यहाँ पे कुछ ब्लॉक क्रिएट करूंगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं ब्लड सप्लाई इंक्रीज पाऊंगा। सो सेम दोनों हाथों पे मैंने यहाँ ब्लॉक जनरेट कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे और यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ा दी, तो क्या होगा? मेरे सर्कल को पूरा अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलने लगेगा। यस सर। है ना? बहुत हम्म। सिंपल सा है, ये इतना कॉम्प्लिकेट है नहीं जितना हमने इसको बना दिया। तो जब आप सीधे बैठोगे क्या होगा? सीधे बैठोगे तो स्कल की ओर ब्लड सप्लाई नेचुरली बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई सारे योगी क्या कहते थे कि भैया शांत होकर बैठ जाओ, सीधे पीठ सीधी करके बैठो। जितने योगा टीचर्स सब कहते हैं ना
कि आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, मेक श्योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, गर्दन सीधी हो, गर्दन समस्थिति में हो, पीठ सीधी हो, है, स्पाइन को सीधा खींचिए, जबरदस्ती खींच के मत रखिए, ऐसी बहुत सारी लाइनें हम बोलते हैं यस सर। हर किसी के तो पीछे सर की। जैसे हम अगर हाथों को ऊपर खींचे ना, सिर्फ हाथों को ऊपर उठा के रखें, तो इससे ब्लड सप्लाई ऑप्टिमम से ज्यादा हो जाएगी? डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए तो भगवान ने हमको ऐसा बनाया कि हाथ नीचे रखते हैं, तभी कहते हैं ना टाइम टाइम पे हाथों को यूज कर लिया करो। तो ऊपर वाले को पता था कि ये हाथ कम यूज होगा तभी हाथ सही सही काम करेगा, ज्यादा यूज होने लगेगा तो दिमाग कम काम करेगा। है, अब पहलवानों को देखो, ऐसे हाथ लड़ते हैं ना, दिमाग कमजोर हो जाता है। सॉरी ये स्टेटमेंट बुरी है, पर सच में जो लोग हाथों का ज्यादा उपयोग करते हैं वो दिमाग का कम उपयोग करते हैं। ओके सर। इसीलिए आप देखो जितने कामगार मिलेंगे आपको, वो ज्यादा मेंटली अलर्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन जो हाथों को नीचे रख के ज्यादा काम करते हुए मेंटली ज्यादा अलर्ट और अवेक मिलेंगे। सॉरी सर, सर इसका रीजन क्या हाथों को नीचे करना? दिमाग का यूसेज कम होना, मीन्स दिमाग कम यूज करना और फिजिकली हैंड यूज करना। देखिए जाहिर सी बात है कि जब आप दिमाग को ज्यादा यूज करोगे और हाथ को कम यूज करोगे तो दिमाग में ज्यादा खून जाने लगेगा, सर हाथ में कम जाएगा। और जब आप हाथ को ज्यादा यूज करोगे तो हाथ में ज्यादा खून जाएगा, हाथ मजबूत हो जाएगा। सर आपने बताया था हेड स्टैंड हम जो करते हैं तो उसमें ऑप्टिमम सप्लाई होती है, तो मैंने उसमें भी तो हाथ ऊपर ही रहेगा? मैंने कभी नहीं बोला कि हेड स्टैंड में स्कल पे ऑप्टिमम सप्लाई होती है। मैंने ये बोला है कि हेड स्टैंड करने से पूरी बॉडी में ऑप्टिमम सप्लाई होती है। हैंड स्टैंड और हेड स्टैंड दोनों में सेम ही रहेगा ना? हाँ, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ऑप्टिमम है, इसीलिए उसको आसनों का राजा कहा। हेलो सर, नमस्कार। सर मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। नमस्कार, कुछ सर बताएं। सर 20 इयर्स 22 इयर्स भी अगर किसी को हो गए हो तो भी अगर वो अब से स्टार्ट करे तो पॉसिबल है? बिल्कुल सोनिया जी, कभी भी देर नहीं होती। जी सर। सर वही प्रैक्टिस तो होती है लेकिन फिर भी अ, ठीक है सर, रेगुलर करने से ज्यादा फर्क पड़ेगा। करत मतलब करत इट शुड नॉट अभ्यास बी, के जड़ जो अभी मजबूत हो आपने जाए। बीच में बोला। जी सर। करत 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 अभ्यास के जड़ जी जी मजबूत हो जाए। जी सर। तो ज्योति आप कुछ कह रहे हैं, दत्ताराम जी आप कुछ कह रहे हैं। सर नमस्कार सर। जी। सर तो मैं जब अपना थायराइड का लेवल चेक करवा रही हूँ तो मुझे T3 T4 के साथ ये TSH कराने की जरूरत है, क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन TRH। भाई टीएसएच से ही तो पता चलेगा कि आपके थायराइड के लेवल्स ठीक हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर टीएसएच कम या ज्यादा आएगा तो इट मींस बॉडी को नेचुरल थायराइड की जरूरत होगी, तो ही टीएसएच के लेवल वेरी करने पे ही तो थायरॉक्सिन की दवाई दी जाती है। अच्छा। क्योंकि जो मतलब- टीएसएच और T3 T4 का लेवल है वो तो आपका स्टोरेज है, अच्छा अच्छा, हाँ जी सर आपने बताया। राइट। ठीक है, तो सर मतलब पूरा प्रोफाइल ही करवाना चाहिए जब थायराइड का करवाओ तो? एक जब होता भी, है ना कि हाँ T4 करवा दो। देखिए स्टोरेज बहुत रेयरली डैमेज होता है, जी। डैमेज टीएसएच होता है। अच्छा। ठीक, तो हमें अक्सर जो लेवल्स देखने चाहिए वो टीएसएच के देखने चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। जी। सर मैं, मेरे एक स्टूडेंट है, वो जब भी हैंड रेस करते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे नेक पे प्रेशर आ रहा है। सो दिस में बी द रीजन जो आपने बताया कि ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपके नेक की मसल्स अकड़ी होंगी तो आपके नेक की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। जी जो नेक की ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी मतलब दिमाग को जो ऑप्टिमम सप्लाई थी वो डिक्रीज हो गई, जी। तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा वर्टिगो फील होगा। सभी देखो आप जितने भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस है सब में ही होता है। ओके। एक तो उनका नेक भी थोड़ा छोटा है, साइज वेरी स्मॉल, जैसे चिन और बोलते हैं ना नी के बराबर है।
और थोड़ा हेड भी बड़ा है, तो जब वो ऐसा करते हैं तो उनको लगता है कि बहुत प्रेशर आ रहा है, तो वो हमेशा हैंड ऐसे थोड़े ब्रॉड रखते हैं। सीधी सी बात है, ऐसा कभी भी करना हो तो पहले शोल्डर की मसल्स को स्मूथ कर लेना चाहिए। जब तक शोल्डर की मसल्स आपकी जो है वो स्टिफ है, तब तक आपके स्कल की और ब्लड सप्लाई हमेशा थोड़ी कमतर ही रहेगी, क्योंकि ओके जितना आप प्रेशर दोगे उतनी तकलीफ होगी, प्रेशर जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। ओके। एंड सर सेकंड था, जो स्टार्टिंग में आपने बताया कि थायराइड अगर ठीक से फंक्शन कर रहा है तो किडनी वगैरह सब हमारी सिस्टम स्मूथ रहेगी, ऑर्गन्स और वो। तो सर जिनका थायराइड भी ठीक है लेकिन फिर भी किडनी फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है, या थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो दूसरे रीजंस हैं, उस पे वो हम दूसरे जाएंगे, रीजन है। वो ओके, दूसरे रीजंस हैं। चलेगा। ये ऐसे हैं जो मैंने बताया कि लाइक आपकी सैलरी हर महीने 1 लाख रुपए आ रही है। अब 1 लाख रुपए आ रही है तो आपका पूरा खर्चा भी 1 लाख रुपए में सीमित हो जाएगा। तो उस 1 लाख रुपए में आपका पूरा परिवार डिपेंडेंट है। इसी तरीके से आपका थायरॉक्सिन जितना बन रहा है वही आपकी सैलरी है, और आपके सारे ऑर्गन्स आपकी फैमिली होगी, तो उतने ही थायरॉक्सिन में पूरे ऑर्गन्स को जीना होगा। नहीं तो क्या करेंगे, उधार लेंगे। उधार कौन है, कार्टिसोल। अब उधार लेते वक्त तो बड़ा मजा आता है, बाद में क्या होता है, मेरी उधारी कल तक चुका देना, नहीं तो घर में आ जाऊंगा। तो कार्टिसोल से जितनी भी हेल्प लोगे आप, वो बाद में आपको टॉर्चर ही करने वाला है। सो दैट हमें हमेशा अपनी थायरॉक्सिन की एनर्जी पे ही चलना चाहिए। थैंक यू सर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार रेखा। सर, क्या हाइपोथायराइड को विदाउट मेडिसिन हम ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल रेखा, हाइपो या हाइपर दोनों ही चीजें यही हुई ना, TSH और TRH जब कम यस। आएंगे तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। TSH और TRH ज्यादा आएंगे तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। हम्म। अब ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि कार्टिसोल भैया टॉर्चर कर रहे हैं, दैट्स वाई ज्यादा आ रहा है। जब आप सर उधार लेते हो किसी से, सर, एक चीज मुझे समझ नहीं आया लाइफ में, जैसे थायरॉक्सिन की जो मेडिसिन दी जाती है, मेरे को नहीं लगता कि वो क्योर करता है आपको। मेरे को लगता है कि ये बढ़ाता चला जाता है चीजों को, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली खुद से देखा है कि रेखा जब तक रेखा मेरी रेखा मेडिसिन चली तब तक मैं परेशान रही, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं अच्छा फील करती हूँ। रेखा देखिए, इस पे पता नहीं आपको किसने कहा, पर कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि ये मेडिसिन क्यूर है। हम्म। ठीक, नहीं मेडिसिन कहते। जो है वो सब्स्टिट्यूट है, थायरॉक्सिन एग्जैक्टली। दवाई नहीं है। हम्म। थायरॉक्सिन आपकी एक जरूरी हार्मोन है, जब वो हार्मोन आपकी बॉडी नेचुरली नहीं बनाती, सो दैट आर्टिफिशियली आपको एक सब्स्टिट्यूट दिया जाता है एग्जैक्टली। जिसके सहारे आपकी बॉडी सही फंक्शन करती है। तो थायरॉक्सिन की दवाई जो है वो दवाई नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट है, एक सप्लीमेंट है। ठीक है। तो अगर हम उसको छोड़ देते हैं विदाउट डॉक्टर को इन्फॉर्म किए हुए, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? सीधी सी बात है कि जब आपके पास 1,000 रुपए है, ठीक, और कोई आपको 99,000 रुपए हर महीने उधार दे रहा है और वो आपसे वापस भी नहीं मांग रहा है, अब आप 99,000 रुपए लेना मत मत बंद यूज करो उसका, तो उसको क्या पता चलेगा, पता तो आपको चलेगा ना, 1,000 रुपए में पूरा महीना आपको गुजारना पड़ेगा। हम्म। वो तो 99,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। दवाई आपने खरीद के घर में खाई नहीं खाई, वो उससे डॉक्टर को क्या फर्क पड़ता है। नहीं, घर में भी फिर ये हो जाता है ना, लो लो लो, सबका प्रेशर रहता है, ऐसे नहीं रेखा छोड़ना जी, करके। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप अगर घर पे खरीद के रख लो और ना खाओ तो नुकसान तो आपका होगा ना। 1,000 1,000 रुपए में तो आपको जिंदगी काटनी होगी। हम्म। थायरॉक्सिन की दवाई आपकी एनर्जी है, हम्म। आपका मेटाबॉलिज्म है, आप जो ऑक्सीजन अंदर ले जा रहे हो उसका यूज है, जो नहीं, आप। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली, मेरे को वो लेने के बाद जब मैं 2 4 6 महीने इसको कंटिन्यू करती हूँ तो मेरे को लगता है मतलब मैं उसकी यूज टू हो जाती हूँ। वो ना लेने से फिर मेरे को लगता है हेडेक हो रही है, पर मैं अगर उसको परमानेंटली छोड़ देती हूँ तो आई फील गुड। भाई रेखा जी देखिए, मैं थोड़ी सी मेडिकल साइंस की समझ रखता हूँ, ईश्वर तो हम्म। नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसे दवाई छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है।
क्यों अच्छा फील करती हैं उसका कारण समझ लीजिए कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे 1 महीने का थायरॉक्सिन बना के रख लेती है। तो इस महीने तो आप मेडिसिन छोड़ के अच्छा फील करोगे, लेकिन ब्रॉडर वे पे आप नुकसान कर रहे हो। ओके, जिस दिन आपका स्टोरेज खत्म होगा क्या करोगे? ठीक है, ठीक। तो इसीलिए दवाई छोड़ना, देखिए मैं एक बहुत सीधी सी बात बताता हूँ, हम एलोपैथी के विरोधी नहीं, हम समझदारी से काम करते हैं। एलोपैथी सिर्फ इमरजेंसी के लिए अच्छी है, अदरवाइज कोई भी दवाई आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कोई भी दवाई बुरी है। जब तक दवाई न लेनी पड़े तब तक सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन जरूरत पड़ने पे दवाई न ले तो सब कुछ खराब। ठीक, तो कभी भी आप लोग ये मत कहिएगा कि आप मेडिसिन के विरोधी हो। ये जो अप्रोच है ना, ये बहुत बुरी अप्रोच है, निगेटिव अप्रोच है। जहां जो ज्यादा मजबूत है उसकी मदद लेनी चाहिए, अपने आप में कंप्लीट कोई नहीं। ना आयुर्वेद अपने आप में कंप्लीट है, मैं आयुर्वेद का जानकार हूँ, कॉलेज टॉपर हूँ, उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि आयुर्वेद अपने आप में कंप्लीट साइंस नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक, होम्योपैथी की मुझे इतनी समझ नहीं है इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जानता हूँ कि हर चीज होम्योपैथी से भी नहीं ठीक हो सकती। और एलोपैथी की भी थोड़ी समझ है, इसलिए एलोपैथी के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि हर चीज एलोपैथी से ठीक हो जाए जरूरी नहीं। योग की भी थोड़ी समझ रखता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ योग से भी हर चीज ठीक हो जाए ऐसा संभव नहीं है। नेचुरोपैथी भी पढ़ी है, नेचुरोपैथी से हर रोग ठीक हो सकता है, हर रोग ही नहीं। ठीक, तो सीधी सी बात समझिए कि सब एक दूसरे के पूरक हैं। यहां हम बैठे हैं सिर्फ ये सीखने के लिए कि कैसे हम लोगों को दवाई के जाल से रोक सकते हैं, लेकिन जहां जरूरी है वहां दवाई खाना ही समझदारी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सबके लिए थोड़ी बहुत तो काम का होगा, और ऐसे ही सेशंस हम थोड़े रेगुलर बेसिस पे रखेंगे। सो प्लीज, नए साल की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और अगले साल भी ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे हर संडे 12 बजे। तो प्लीज आप लोग आइएगा, और जो लोग और अपने दूसरे फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं वो सब भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, ग्रुप में उनको ऐड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे, जिससे योगा टीचर्स इस पूरे प्रोसेस को समझ के अपने पेशेंट्स को हेल्प करें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? सॉरी, सर सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक ग्रुप में अपडेट कर देंगे आप। अभी थायरॉक्सिन के वैसे काफी सारे लेवल्स हैं, अभी हम थायरॉक्सिन भी लेके चलेंगे। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? देखिए मैं ट्राई करता हूँ, पॉसिबल हुआ तो जरूर दे पाएंगे आपको। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए कि थोड़ा सेशन स्टार्टिंग का छूट गया था, तो मैं एक बार रिकॉर्ड जरूर 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 रेखा जी, ऐसा तो करेंगे। मेरा एक थैंक यू सर। क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ? जी बताओ। सर मैंने थायराइड का टेस्ट कराया था, तो उसमें मेरा जो फ्री T3 है एंड फ्री T4 है, जो उनका जो रेंज होता है रेफरेंस इंटरवल, उसके बराबर था। ओके, पर जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH वो थोड़ा सा ज्यादा दिखाया। जी तो जब मैंने डॉक्टर को पूछा, जिसने मुझे बोला कि आप टेस्ट कराओ, तो उन्होंने बोला नॉर्मल है। पर वही पूछना है आपसे कि ये नॉर्मल है? मेरा कुछ 6.02 आया है, और जो रेंज है 0.35 से 4.94 है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत TSH कई बार, मैं बताया ना TSH 2 जगह से बनता है, तो थोड़ा बहुत TSH कई बार आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग बढ़ भी जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, आपको कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, तो एक टेस्ट पे आप थायरॉक्सिन की दवाई पे मत जाएं, हाँ थोड़ा जी, समय लेके दोबारा टेस्ट करा लीजिएगा, आपको ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। ओके। मतलब उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, तो मुझे एक बार डाउट था कि
आया है? मैं वही कह रहा हूँ, डॉक्टर ने बेसिकली आपको इतना एक्सप्लेन करना सही नहीं समझा होगा, उन्होंने हाँ कहा नॉर्मल है, हाँ लेकिन एक बार में हम किसी दवाई के लिए मन बना लें, इससे अच्छा है थोड़ा समय लेके दोबारा टेस्ट कराइएगा। अगर अच्छा दोबारा भी बड़ा आता है तो निश्चित सोचिएगा दवाई के। ओके ओके थैंक यू सर पर्सनल क्वेश्चन था कि मैं आपको डायरेक्ट। जी बिल्कुल, अगर कुछ पर्सनल है तो हम डायरेक्ट बात करेंगे। ओके सर, ठीक है। प्लीज, आप सब बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, आप सबको धन्यवाद। और हम फिर मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।